मेरी स्टूडेंट 16 साल की खूबसूरत लड़की थी। एक बार उसके बाबा शहर से बाहर गए तो उसे मेरे पास छोड़ गए। किसी मजबूरी की वजह से उसके बाबा रात तक नहीं आ पाए और मजबूरन उसे मेरे घर पर ही रुकना पड़ा। रात को बहुत ही देर हो गई और वे मेरे कंबल में घुस गई थी जब मैंने उसको। मेरा नाम अयान है और ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी और मेरे पापा मेरे बचपन में ही मर गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सी सी कर गुजारा किया था, लेकिन मुझे काफ़ी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूँ। इसलिए एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। जब ये बात मैंने अपने सर से शेयर की तो उन सर को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 2 बजे फ्री हो जाता था और फिर 4 बजे ही सबके घर जाकर उनको एक एक करके ट्यूशन 1-1 घंटा पढ़ाता था। मेरी माँ भी काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि मैं इस वजह से काफ़ी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे सर मुझसे कहने लगे, बेटा मेरी एक ही बेटी है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैं भी हैरान हुआ था, क्योंकि वो तो खुद ही एक टीचर थे जो वो अपनी बच्ची को भी खुद पढ़ा सकते थे। लेकिन कहने लगे, मेरी बेटी बहुत ही शरारती है, मुझसे पढ़ती नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दे दिया करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि सर काफ़ी अमीर है। वह अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वो मुझे काफ़ी अच्छी फ़ीस दे सकते थे। फिर मैं उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए राज़ी हो गया था। मैंने कह दिया था कि ठीक है सर, 2-3 दिन में मैं आपके घर आ जाऊँगा। लेकिन सर उसी दिन से कहने लगे, बेटा तुम आज ही आ जाना। जैसे ही मुझे छुट्टी हुई तो मैं सर के साथ ही उनके घर पर चला गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहने लगी कि मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैंने 3-4 मिनट इंतज़ार किए। कुछ देर बाद उनकी बेटी जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो उसको देखकर मैं हैरान हुआ था, क्योंकि वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो मेरे सामने बैठी हुई थी वो कोई लड़की है या कोई अप्सरा। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला टाइप का लड़का हूँ। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं इकलौता ही था। इस वजह से काफ़ी इज्जत से उस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर मैं उसे पढ़ाता रहा। उसके बाद मैंने उसे कह दिया कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये कहकर मैं चला गया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। उस लड़की का नाम हुरिया था। हुरिया बहुत ही खूबसूरत थी। रिया मुझसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस तबीयत की लग रही थी। देखने से लग ही नहीं रहा था कि वे शरारती भी हो सकती है। पर अगले दिन मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं बिना बताए रिया के घर चला गया। जब मैंने रिया को उस हुलिये में देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। मैंने उसे बस एक ही नज़र देखा था, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आई। अब उसने थोड़ी लंबी टी शर्ट डाल रखी थी। कहने लगी, सर कल मेरा टेस्ट है। मैंने उसे टेस्ट की तैयारी करवाई और उसे वार्न किया कि तुमने इस टेस्ट में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई है। इस बात पर वो कहने लगी, सर मुझे बायोलॉजी बहुत ही मुश्किल लगती है। मैं अच्छे से नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन पास हो जाऊंगी। उसकी बात पर मैं हैरान हो गया था, पर इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता वो रोने लग गई। मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर वो कहने लगी, फिर क्या सर, आप मुझे कोई भी सज़ा देना, मुझे मंजूर है। उसकी बात पर मैं शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा था। मैंने कह दिया था कि अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। अब मैं उसका इंतज़ार करने लगा कि कब वो टेस्ट में फ़ेल हो जाए, मैं उसे कोई सज़ा दे सकूं। न जाने क्यों मुझे बहुत ही अजीब सा करने में काफ़ी मज़ा आने लगा था। फिर अगले दिन खुदा ने मेरी सुन ही ली थी और वो टेस्ट में फ़ेल हो गई थी।
मेरा दिल खुशी से उछलने लगा था, लेकिन मैंने बनावटी होकर अपने चेहरे पर सजाया हुआ था और रिया से कहने लगा कि तुमने क्या कर दिया। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी, लेकिन तुम टेस्ट में फ़ेल हो गई हो। वो कहने लगी, सर आप मुझे भी जो सज़ा देना चाहे मुझे मंजूर है। मुझे पढ़ा हुआ सब कुछ भूल गई थी, इसलिए मैं क्या करती। मुझे बायोलॉजी बहुत ही मुश्किल लगती है। वो भी बहुत ही मायूसियत से मुझसे कह रही थी। मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे कल ही कहा था। तो कहने लगी, आपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा ना दिया और मैं फ़ेल हो गई तो आप मुझे सज़ा देंगे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, क्या फिर सज़ा चाहिए। वो कहने लगी, आप मुझे जो भी सज़ा दे मुझे मंजूर है। उसकी मासूमियत और खूबसूरती पर मेरा दिल बहकने लगा था। मैंने एक नज़र उसके ऊपर डाली थी। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और उसकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बहकने लगा था। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने उसे आहिस्ता से कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ। रिया बहुत ही मासूम थी। वे मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कितने साल की हो। वे कहने लगी, मैं तो 15 साल की हूँ। मैं 15 साल की थी और मैं अब 20 साल का था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें जो भी सज़ा दूंगा तो क्या तुम अपने घर वालों को फिर सज़ा बता दोगी। वे कहने लगी, नहीं सर, मैं अपनी सज़ा क्यों बताऊंगी। अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैंने आपके पढ़ाने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं वह सज़ा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया था। उसका गुलाबी शराफत देखकर मेरा दिल चाहा उसे बाहों में भर कर चूम लूँ, लेकिन मेरा दिल ये करने से इनकार कर रहा था। कहीं ना कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया और उससे कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती की और फेल हो गई तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा दूंगा। चलो आज के लिए ये सब माफ़ कर देता हूँ। तो वो खुश हो गई थी और मैं उसे पढ़ाने लग गया था। एक दिन मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा कि सर मैं क्लास ले लूँ, उसके बाद आप आराम के साथ आपसे के पास आ जाऊँगा। आपने मुझे जो भी कहना हो मुझे कह दीजिएगा। और फिर इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास चला गया। सर कहने लगे, हाँ बेटा बैठो, मैंने तुमसे रिया के बारे में बात करनी है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया था कि अचानक से इनको क्या बात करनी है, लेकिन सर कहने लगे, बेटा मैं चाहता हूँ रिया तुम्हारे घर चली जाए। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे, बेटा तुम पर यकीन है, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन इस शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ दूँ। और वैसे भी इसके टेस्ट हो रहे हैं, मैंने यही सोचा कि तुम इसको पढ़ाते हो, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास ही छोड़ देता हूँ। तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ है, इसका ख्याल रख लेगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया था कि मैं क्या फ़ैसला करूं, लेकिन मैंने सर को कह दिया कि सर कोई बात नहीं है, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल काँप रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किल से फ़ैसला किया था। ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं अपने दिल को रिया को अपने ही घर में रख कर कैसे संभाल सकता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी, लेकिन फिर मैंने माँ का सोचा कि वे तो घर में मौजूद होगी, मैं उसे अपनी माँ के पास ही सुला दिया करूँगा। यही सोचकर सर को हाँ कर दी थी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद रिया को फ़ोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। उसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। रिया काफ़ी उदास थी। सर उसे समझाने लगे, बेटा देखो, अपने टीचर को तंग नहीं करना, अब ये आपको पढ़ाएंगे और इनकी माँ आपका ख्याल रखेगी। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत ही शरारती हो। मुझे डर है कि कहीं तुम अपने टीचर को तंग ना करो और वो तुम्हें डांट ना दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें तंग मत करना और वो जैसा पढ़ाए वैसा ही पढ़ना। वो जो कहे उनकी बात को मानना, वही करना जो तुम्हारे सर कहे। रिया कहने लगी, ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूँगी। इस तरह मैं रिया को अपने घर लेकर चला गया था। मेरे पास कोई गाड़ी तो नहीं थी, सिर्फ एक मोटर बाइक पर था, इसलिए रिया को अपने पीछे बिठाया और उसका बैग मैंने अपने आगे रख दिया। रिया काफ़ी आराम से बैठ गई थी। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था।
मेरा दिल अजीब अंदाज से धड़क रहा था। मैं जितना चाहा था कि उस लड़की से खुद को दूर रखूं, उतना ही मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा था। लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और उसे अपने घर लेकर गया था। माँ ने उसे देखा तो बहुत हैरान हो गई थी। मैंने माँ को सारी बात बता दी तो कहने लगी, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं माँ के रूम में गया तो माँ कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या कर दिया है? तुम जानते हो ना, तुम्हारी कज़िन की शादी है जहाँ मैंने भी जाना है। वे शादी दूसरे शहर में है। मैं 3-4 दिन बाद ही आऊँगी और अब तुम रिया को लेकर आ गए हो तो अब ये अकेली कैसे रहेगी? माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था कि उनको तो एक शादी पर जाना था। अब मैं क्या करता? मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया। माँ को कहने लगा, आप इस मसले को हल निकालें। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि रिया को वापस भेज दूँ, क्योंकि रिया के पापा चले गए हैं और अगर मैंने अब सर को मना किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चली जाए और मैं रिया को संभाल लूँगा। ये बहुत ही अच्छी बात थी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ आप मोहल्ले वालों की बातों पर कब तक यकीन करने लगी है? आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है। क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं? आप ऐसा करें, आप आराम से शादी में जाए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, अपने बेटे पर छोड़ दे। मैं आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं आने दूंगा। मेरी माँ को मुझ पर बहुत ही यकीन था और मुझ पर यकीन करते हुए वे भी शादी पर चली गई। अब इस घर में सिर्फ मैं था और मेरे साथ रिया थी। वो मुझसे पूछने लगी, सर आपकी माँ कहाँ गई है? मैंने कहा, उन्हें कुछ काम था और रात तक आ जाएगी। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि माँ काम से गई है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। मैं रिया को पढ़ाने लगा था। मैंने उसे बायोलॉजी समझा दी थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आती थी। वो कहने लगी, सर कल तो छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना, इसलिए बाकी आप मुझे कल पढ़ा देना। ये मुझे भी याद आया कि कल तो छुट्टी है और मुझे भी स्कूल नहीं जाना था, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स डे था और वो इसलिए मैंने छुट्टी ही करनी थी। अब मैं हैरान हो गया। मैंने रिया को कहा, ऐसा करते हैं कि तुम सो जाओ, क्योंकि वैसे भी कल छुट्टी है तो मैं तुम्हें बाकी सारा कल पढ़ा दूँगा। रिया कहने लगी कि ठीक है सर। मैंने उसको कमरे का रास्ता दिखाया तो वो वहाँ चली गई, लेकिन फिर अचानक ही उसे मेरी माँ का ख्याल आया और वो कहने लगी, सर आपकी माँ तो अभी तक नहीं आई, वो कहाँ है? मैंने उसे बहाना बनाया और कह दिया कि माँ रात को आ जाएगी, वो बस पास ही गई है, वो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। उसे मेरी बात पर यकीन आ गया था, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे अब लगने लगा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उससे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि हुरिया को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वो अपने कमरे में जाकर लेट गई तो मैं भी अपने कमरे में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी अचानक आधी रात को मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मेरे कमरे में अंधेरा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक मुझे रिया का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने कमरे में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र रिया पर गई तो मैं हैरान रह गया। मेरे बिस्तर पर रिया लेटी हुई थी। मैंने कहा, रिया ये क्या हरकत है? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वो कहने लगी, सर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में और अकेले घर में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेली नहीं सोई। जब भी सोती हूँ पापा के कमरे में ही सोती हूँ और मैंने अपना बेड पापा के रूम में ही लगा रखा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अकेले घर में डर लगता है। मैं अकेले नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास सोऊंगी। मैंने उसकी बात सुनी तो उसके पागलपन पर मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पर देकर मार लूँ। ये कैसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही है? मैंने उससे कहा, रिया तुम इतनी छोटी भी नहीं हो, तुम तो जानती हो ना हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। क्या अब यहाँ भी मुझे कुछ तुम्हें समझाना पड़ेगा? वो कहने लगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं कभी भी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत ही देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत ही मजबूरी में मैं आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पैरों की तरफ जाकर सो जाऊँगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। रिया ने ये कहकर रोना शुरू कर दिया
और फिर उसकी आवाज़ मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मुझे कोई हल नज़र ही नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने फ़ैसला किया, एक कंबल निकाल कर उसकी जगह अपने बेड से कुछ साइड बना दिया और उससे कह दिया कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। वो कहने लगी कि मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूरन मैंने उसे अपनी जगह दी और वो बेड पर सो गई और मैं नीचे ज़मीन पर कंबल बिछा कर सो गया। मैं अंदर ही अंदर खुद को डांट रहा था, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि माँ शहर से बाहर जा रही है। अगर वे घर पर नहीं होगी तो मैं कभी भी रिया को अपने पास न लाता। लेकिन अब रिया मज़े से मीठी नींद में सो रही थी, जबकि मुझे ज़मीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से रिया सोने के ढंग मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वो बहुत ही खुली नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ रखा था। पूरा कंबल उतार के फेंक दिया था और बेड पर फैलाकर पैर सो हुई थी। बार बार मेरी नज़र उसके ऊपर उठ रही थी और दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मैंने कुछ क्या करना है। अगले दिन मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। रिया जल्दी उठ गई थी, उसने लाइट ऑन कर दी और मैंने उससे गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं इसे डांट कर ही रखूँगा और इसे इतना डांटूंगा कि उसे पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है। इस तरह जैसे ही मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उसे काफ़ी डांटा था। उसे एक एक टॉपिक पर बार बार याद करने को कहता था और जब उसे याद नहीं हो रहा था तो गुस्से से मैंने उसे एक चांटा भी मार दिया था। वे अपना गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने ये चांटा उसे जानबूझकर मारा था ताकि रात को वो मेरे करीब फिर से ना आए। मैं नहीं चाहता था कि जज्बात में बहकर मैं कोई गलत काम उठा लूँ। और रिया भी समझ गई थी। बड़ी बड़ी आंखों से आंसू भर भर के कहने लगी, ठीक है, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूँगी, मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर था, मैं उसे वापस नहीं भेज सकता था। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन उसके बाद रिया ने अपने पापा को बता दिया, लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। वो तो बल्कि शर्मिंदा थे और कहने लगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता था कि मेरी बेटी शरारती है, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगी। मैंने सर को कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि रिया भी छोटी बच्ची है, नादान है, इसे समझ नहीं थी, इसलिए मैंने भी इसे इजाज़त दे दी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया कि अब रिया तुमसे नहीं पढ़ेगी, इसके लिए कोई लड़के का इंतज़ाम करूँगा जो उसे पढ़ाया करेगी और तभी वो उससे डरेगी भी और उससे पढ़ेगी भी। इस तरह अब वो मुझसे नहीं पढ़ती थी, लेकिन मेरा गुजारा तो फिर भी चल रहा था। मैं धीरे धीरे रिया को भूल गया था, लेकिन दिल के किसी एक कोने में वो अभी भी बसी हुई थी। जब मैंने उसको थप्पड़ मारा था और उसकी आंखों में आंसू चमक आए थे, उस पल को याद करता हूँ तो दिल में एक तेज़ होती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से रिया की आंखों में आंसू आए, लेकिन उस दिन रिया को थप्पड़ मारना ज़रूरी था, नहीं तो वो अपनी उम्र के जिस हिस्से में थी कभी भी बहक सकती थी और मैं भी उस उम्र के नाजुक हिस्से में ही था। हम दोनों उम्र में बहकने वाले थे। अगर उसमें मैं कुछ गलत कर जाता तो ज़िंदगी भर खुद से नज़र ही नहीं मिला पाता और ना ही अपनी माँ के सामने नज़र उठाकर बात कर पाता। इसलिए मजबूरन रिया को सही राह दिखाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना ज़रूरी था। 5 साल का वक्त गुजर गया और एक दिन मुझे पता चला कि अब वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। तो मैं तो बहुत ही हैरान हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं भी एससी कर रहा था। वे मुझसे 5 साल ही छोटी थी। एक दिन अचानक ही मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर रिया पर पड़ गई। मैंने उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो गया था। वे अब छोटी और शरारती नहीं रही थी, बल्कि बड़ी और बहुत ही समझदार हो गई थी। उसे यूनिवर्सिटी की हवा लग गई थी। कुछ लड़के उसके आसपास खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। मैं हैरान हुआ। मैंने एक नज़र उसे देखा, शायद वे भी मुझे पहचान गई थी, लेकिन वे मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत ही हैरान हुआ कि ऐसी भी क्या नाराज़गी थी जो वो मेरे पास नहीं आई। कितने दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मेरा दिल कहीं तड़प रहा था। दिल में दबी हुई रिया के लिए मोहब्बत फिर से चलने लगी थी। मैं अब रिया को रोज़ ही देखता था। उसके पास वही 3-4 लड़के होते थे जो उसके दोस्त बने गए थे और ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लग रही थी। मजबूरन एक दिन मैं रिया के पास चला गया और उससे कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत ही गुस्से में आया और उसका हाथ दबोचकर एक साइड पर ले गया।
वे कहने लगी कि ये क्या हरकत है। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगी तो मैं ये सब करने पर मजबूर हो जाऊँगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। रिया कहने लगी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत ही तंग किया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। मैंने कहा, मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या तुम इसका बदला ऐसे लोगी? मेरी तुम बहुत ही इज्जत करती थी, लेकिन अब मुझसे ऐसी बात करोगी? तो कहने लगी, हाँ उसी वक्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते, और जिनको मैं नहीं जानती मैं उनसे ऐसे ही बात करती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसे कैसे माफ़ी मांगूं। फिर एक रोज़ मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी। मैंने उससे कहा कि उस वक्त मेरा तुम पर बहुत ही गुस्सा करना बहुत ही ज़रूरी था। अगर तुम पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत ही कुछ गलत हो जाता। तुम और मैं उम्र के जिस नाजुक हिस्से में थे वो उम्र बहुत ही नाजुक होती है। ज़रा सी गलती हम दोनों को बर्बाद करके रख देती, इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा था और तुम पर हाथ उठाना पड़ा था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक जवान लड़का और लड़की इस तरह अकेले सोए। मैंने तुम पर इसलिए गुस्सा किया था कि तुम गुस्सा होकर मुझसे अलग सोना शुरू कर दो। मैं भी एक मर्द था, कब तक खुद पर कंट्रोल करता। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं, और सच ये है कि मैं तुम्हें चाहने लगा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मेरी बात सुनकर वो खामोश रही थी, कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक मुझे बता गई थी कि मेरी बात सुनकर वे खुश हुई थी। शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। वो चली गई थी, लेकिन मैं भी खड़ा नहीं रहा था। वो और वापस चल दिया, क्योंकि अब मैं जानता था कि शायद उसे गलती का एहसास हो जाए और वो मुझसे माफ़ी मांगने आएगी। पर दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। रिया तो मेरे पास आई ही नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रोज़ किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो रिया थी। वे मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मुझे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी जिस तरह तुम बात करते थे। तुमने मुझसे पढ़ाया था, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत ही नाजुक थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझे ऐसे तेज़ लहजे में बात नहीं की थी, लेकिन तुमने तो उस दिन मुझे थप्पड़ तक मार दिया था। तब से ही मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी और मैं तुमसे अब नहीं पढ़ूंगी, और मैंने सोचा था अपने पापा से कहकर कोई दूसरा टीचर रख लूँगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। उसी दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर रिया के पास भेज दिया था। मेरे घर को भी मैं इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। वो भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए, और ठीक 15 दिन बाद रिया मेरी दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी, और मैं उसके सामने बैठा उसको निहार रहा था, और वो शर्म से अपने आप को सिमटी जा रही थी। तब मैंने उसका हाथ थामा हुआ था, और रिया, अब तुम पूरे हक से मेरे बिस्तर पर मेरे साथ मुझसे चिपक कर सो सकती हो, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। ये कहकर मैंने रिया का हाथ चूम लिया था, और वे भी शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।